नमस्कार दोस्तों, एक नई लर्निंग के साथ हाजिर हूँ। आज की लर्निंग में हम लोग जानेंगे एक फार्मास्यूटिकल कंपनी को। फार्मास्यूटिकल कंपनी में क्या देखा है ऐसा पोटेंशियल जो हमें लर्न करने के लिए कुछ पॉइंट्स लेके सामने आए। कंपनी कहते हैं इंटीग्रेटेड मैन्युफैक्चरिंग की बात कहती है, फैसिलिटी की बात कहती है, वर्ल्ड क्लास मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी देती है। कहती है फार्मास्यूटिकल्स वैल्यू चेन को लेकर कहती है, क्रॉस की बात कहती है। और इसको लेकर के जब आप मार्केट की तरफ देखेंगे तो मार्केट कहती है जो लगातार, चाहे वो 6 महीने की डेटाबेस हो, चाहे 1 महीने की डेटाबेस हो या फिर 1 साल की डेटा या पिछले 5 दिन की डेटाबेस में की बात करें, तो मार्केट में अच्छी खासी पैदान पे नीचे आई थी, मौका मिला और दोबारा मौका देने की कगार पे चल रही। और ओवरऑल जब इनकी ट्रेंडिंग की बात करें पिछले 1 महीने से लेकर के 1 साल तक की, ओवरऑल 100% की रिटर्न क्रिएट कर चुकी। मैं आपको ये रिटर्न क्रिएट करने की बात नहीं कर रहा हूँ कि स्टॉक काफ़ी ज़्यादा बेटर रही है। चलिए, क्या बेटर रही है या नहीं, ये तो आंकड़ा किससे देखेंगे? फाइनेंशियल पोजीशन से देखेंगे। ये एक मार्केट की सेंटीमेंट है और मार्केट सेंटीमेंट कहाँ से अपडेट होती है? वो होती है कंपनी के बिजनेस मॉडल से या कुछ फ्यूचरिस्टिक्स प्लान से लेकर। उनकी प्लानिंग्स क्या है, आने वाले समय में बेटर करती है, नज़र आ सकती है। तो यहाँ पे कंपनी में देखा है कि बुक वैल्यू 156 है, इंटरेस्टिंग वैल्यू 494 है। करंट मार्केट की प्राइस करीब 1061 के आसपास, जबकि हायर टू हायर 1175। कंपेरिजन टू द इंडस्ट्रियल के पीई के अकॉर्डिंग देखें तो आज यहाँ पे खचाखच की भीड़ भरी है। कहाँ से? अर्निंग पर शेयर से। जो 20 रुपये पर शेयर कमाती है, उस खरीदार उस शेयर को खरीदने के लिए 51 गुने की भीड़ खड़ी हुई, जिसकी वजह से 1000 से ज्यादा की रेट डिफाइन किया गया। इसके हिसाब से भीड़ बढ़ने की मार्केट में नंबर ऑफ शेयर कितने थे इस कंपनी का? 5 करोड़ 72 लाख, जिसकी वजह से मार्केट कैप करीब 6000 करोड़ दर्ज कर। इस 5 करोड़ 72 लाख की नंबर ऑफ शेयर में करीब करीब 51% का जो कंट्रोल है वो प्रमोटर के हाथ में। डिविडेंड की कोई ट्रैक रिकॉर्ड मेंटेन नहीं करती। आरओई आरओसी 17% लेकर 19% तक दर्ज करती है। और इतना ही नहीं, तो इतना बात था तो अब तो हम सब जानते ही हैं, तो फिर हम स्पेशल क्या कह रहे हैं? कुछ नहीं कह रहे हैं। इसमें से केवल हम लोग जानने की कोशिश करेंगे इस कंपनी का जो बिजनेस करती है उसमें रिस्क कितना इन्वॉल्व है। इस कंपनी में बिजनेस में रिस्क के बेसिस पे आउटपुट क्या निकल पाती है और मार्केट की डिमांड किस हिसाब से बढ़ती जाती है। इसमें सबसे पहला कदम होता है कि कंपनी को कर्ज को लेकर। कंपनी डेट टू इक्विटी के बारे में कहती है 0.29 का नंबर, करंट रेशियो के नंबर उससे थोड़ा सा ज़्यादा बात कहती है और 1.89 दर्ज करती है। इसके लिए बड़ी नंबर है तो इसको रिकन्सिलेशन की पार्ट जरूरी करना चाहिए। और ओवरऑल कंपनी रिस्क कितनी ले रही है, केवल केवल सेल्स के बेसिस पे समझना चाहिए या प्रॉफिट के बेसिस पे या कर्ज को लेकर के? या ऐसी बात तो नहीं कि कंपनी के जो सेल्स किया उसका पैसा रिलीज के बेसिस पे? तो हम सभी एस्पेक्टों को लेकर चलेंगे। कंपनी 2005 में बनी थी, इनोवास कैपिटल लिमिटेड। फार्मास्यूटिकल कंपनी इज द इंटीग्रेटेड फार्मास्यूटिकल्स कंपनी इन इंडिया विद द प्रेजेंस अक्रॉस द फार्मास्यूटिकल्स वैल्यू चेन को लेकर के इनका कारोबार रहा है। और इसी कड़ी में यदि हम चर्चा करने की कोशिश करें तो इनकी फाइनेंशियल पोजीशन को लेकर कहती है कि यहाँ पे इन्होंने अपनी लगातार सस्टेन करती नजर आ रही है। करिए लगातार सस्टेन करती जा रही है। इनके पास करीब वाई वाई के बेसिस पे 12% तक की सेल्स वृद्धि होती है और बाकी सब चीज़ों में काफ़ी ज़्यादा वृद्धि दर्ज करती है। नॉर्मली डेटा भी यही आंकड़ा दर्ज करती है जो 24 तक में इनका डेटा बेटर रिटर्न बेटर सेल्स बढ़ती जाती है। नंबर की बात करें तो कंपनी का खुद का कारोबार 240 करोड़ और ओवरऑल कारोबार की बात में तो करती है 318 करोड़, जो कि इस तरह के रिकॉर्ड कब कब कंपनी ने क्रिएट किया है? तो कहती है इससे पहले रिकॉर्ड कंपनी कभी भी नहीं किया है। जो पहले हिस्टोरिकल फ्रेम था वो 302 करोड़ का था। मतलब ये टॉप ऑफ द पीरियड पे काम कर रही है। इसके अलावा यदि हम इनको देखें तो वो कहती है जिनका प्रॉफिटेबिलिटी में नंबर कितना 35 करोड़ की, जबकि ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन लगातार कहती है जो हम बेटर करते जा रहे हैं। बहुत अच्छी बात है, बेटर करती जा रही है, अर्थात सेल्स भी बढ़ा, प्रॉफिट भी बढ़ी, ऑपरेटिंग प्रॉफिट भी, मार्जिन भी इंक्रीज कर।
ईयरली ग्रोथ को लेकर कहती है जो कंपनी सबसे पिक पे है अपनी सेल्स को लेकर के, अर्थात इनका ट्रेंडिंग लगातार बेटर है, मार्केट की स्ट्रेटजी बड़ी बढ़िया है होगा, जहाँ पे प्रॉफिट भी बढ़िया बुक करती है और ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन भी काफ़ी बेटर बचाती है, खर्च काफ़ी बचाती है, 15% तक की मार्जिन की बात करती है। अदर सोर्स ऑफ इनकम भी करीब करीब 12 करोड़ दर्ज करती है, जो कि इंटरेस्ट की बर्डन को एडजस्ट करने में बिल्कुल सक्षम रखती है। जब इनको लेकर देखा गया तो मैंने इसको एक कैलकुलेटिव डेटा के सामने, जो कि स्टैंडअलोन डेटाबेस हो या ओवरऑल डेटाबेस हो, हमने इसको एक नज़र समझने की कोशिश किया तो समझ में आया जो कंपनी सेल्स में बढ़ोतरी, ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन में बढ़ोतरी या नेट प्रॉफिट मार्जिन में बढ़ोतरी, तीनों तरफ से आपने बढ़ोतरी किया। इसको तुम काटते हैं क्योंकि वो तो परसेंटेज यदि हम देखें तो परसेंटेज वाइज देखना काफ़ी बेटर हो सकता है कि आपकी पैसे की क्या वैल्यू बढ़ रही है या घट रही है। नंबर से क्या फर्क पड़ता है, नंबर से तो खैर उसका आपको कैलकुलेशन करना पड़ेगा। अब आते हैं इसको लेकर के, ये हमने स्टैंडअलोन डेटा प्रॉफिट मार्जिन देखा। अब जब हमने इसको नेट मार्जिन, नेट इनकम मार्जिन देखा, तो जहां पे ये कहती है कि हमने नेट कितना करीब 10% 66 की बात कहती है, वहां पे अदर सोर्स ऑफ इनकम को ऐड ऑन करने के बाद समझ में कि ओवरऑल राउंड ऑफ में 10% की नेट इनकम मार्जिन कहती है। 10% सेव करने के पीछे कंपनी का खुद का कितना रिस्क जुड़ा हुआ है, जो पैसे में होगी, फाइनेंशियल पोजीशन से होगी, उसको लेकर देखते हैं कि सेल्स को लेकर के मार्केट में उधार कितना रहा, उधार का पैसा कितने दिन में आया, ये बहुत बड़ा मायने रखती है। और प्रॉफिट के नंबर के बेसिस पे उधार का नंबर कैसा रहा, ये कहती है जो सेकंड लार्जेस्ट डोमेस्टिक फॉर्मुलेशंस सीडीएमओ की बात कहती है। 1.5 लाख से प्लस कहती है इंडियन रिटेलर्स नेटवर्क है इनके पास, 2400 से ज़्यादा सीडीएमओ की बात कहती है प्रोडक्ट की, 5000 से ज़्यादा इनके पास स्टॉकिस्ट एंड डिस्ट्रीब्यूटर की बात कहती है, 200 से ज़्यादा प्रोडक्ट रजिस्टर्ड विद द इंटरनेशनल अथॉरिटीज़ के साथ, जो कि साथ इंटरनेशनल ब्रांड होती है उसमें, 15 कंट्री में इनका प्रेजेंस है कंपनी का, फॉर्मुलेशन और फार्मास्यूटिकल को लेकर के एक्सपीरियंस्ड मैनेज टीम है इनके पास है, वो बात कहती है। और इन्होंने ये भी कहा कि हमारे पास जो वर्क है, हम अलग अलग कंपनियों की सजावटीज की बात करें, इम्सक्योर की बात करें, लूपिन की बात करें, मैनकाइंड फर्मा के साथ हमारा कामकाज है, और हमारे पास ढेर सारा क्रेडेंस जो कि सर्टिफिकेट वो मिलता है ना, अवार्ड्स वगैरह मिलता है ना, उसको मिला हुआ है, जो इन्होंने ऐसा दर्ज किया। इसके अलावा यदि हम कुछ और पहलू की तरफ ध्यान देंगे तो इनका डेटाबेस क्या कहता है, बिजनेस मॉडल में क्या केवल यही चीज़, इंटरनेशनल बिजनेस हो, डोमेस्टिक बिजनेस हो, इस पे समझ रहा। अब आते हैं रिस्क को लेकर के, आखिर रिस्क कैसा आंकड़ा देती है। रिस्क को लेकर कहती है कि इनका रिस्क करीब 3 महीने से ज़्यादा की टाइम फ्रेम की बात करें, 3 महीने में ओवरऑल पैसे आ सकते हैं, लेकिन इसका भी हम अवलोकन करेंगे कैसे, इनकी लेटेस्ट डेटर्स पर। और वो कहती है इनको लेकर के, जो बैलेंस शीट में कंपनी कहती है कि हमारे पास कर्ज, हम लगातार यहाँ पे जब नंबर को देख रहे थे ना, तो नंबर हमारे सामने काफ़ी छोटा सा लगा रहा था कि भाई 0.029 का नंबर था, तो क्या ये नंबर इतने बेटर कहती है, तो ये नंबर की बात करते हैं नंबर को लेकर के नहीं, परसेंटेज को हम नंबर में आके देखते हैं। और वो दर्ज करती है कि कंपनी ओवरऑल अपनी कर्ज को लेकर के क्या है, बढ़ाती नजर आती है, और यह भी आज का ट्रैक रिकॉर्ड नहीं है, लगातार अपनी कर्ज को बढ़ा रही है। चलिए अच्छी बात है, कंपनी बढ़ाए, प्रोडक्टिविटीज पे काम करे या खर्चा पाने के लिए काम करे, ये देखना जरूरी है। यहाँ पे देखा गया कि फिक्स एसेट्स में बढ़ोतरी था, जो इनका वर्किंग प्रोग्रेस था उसमें काफ़ी ज़्यादा पैसे लगे हुए हैं, और जो अदर एसेट्स है उसमें भी काफ़ी सारा पैसे इन्वॉल्व नजर आए हैं। इसको लेकर देखा गया तो कंपनी ट्रेड रिसीवेबल करीब 329 करोड़ तक दर्ज करती है सितंबर में। सितंबर में 329 करोड़ दर्ज करती है। इसको लेकर के जब हम इनको तरीके देखें तो वो कहते हैं 118 करोड़ की बेसिस में कितना था, 300 ओवरऑल, 300 इतना करोड़ की। इसमें तो हमने एक कैलकुलेटिव डेटा लिया कि कंपनी ओवरऑल अपने सेल्स की आंकड़ा के बेसिस पे 28% उधार बेचती है, और उसका पैसा कब आता है, करीब 100 दिन में। ये मैं नहीं कर रहा हूँ, कंपनी कह रही है 100 दिन में पैसे आने हैं। चलिए अच्छी बात। अब इसके अलावा उन पहलू को जरा जानने की कोशिश करते हैं, लास्ट 2 क्वार्टर का डेटा कैसा रहा। यदि लास्ट 2 क्वार्टर के सेल्स को देखा गया तो वो करीब 600
600 करोड़ दर्ज करती है। 600 करोड़ के बेसिस की बात कर, तो वो कहती है 600 करोड़ में करीब 50% से ज्यादा, क्या कहती है, 50% से ज्यादा का क्या है, पैसे नहीं आए। चलिए, अब यहाँ पे हमने देखा 28%, एक जगह कहती है 50%, इसको भी जानना जरूरी है। इसके अलावा एक बात और शामिल करती है, जो हमारे पास टाइम फ्रेम था वो 3 महीने का टाइम फ्रेम था, और नियरली यदि हम बात करें तो वो दर्ज करती है निवेशकों का इंटरेस्ट। निवेशकों का इंटरेस्ट कहती है कि कंपनी में एफआई और डीआई की भूमिका रही है। इसमें डीआई भर भर के खरीद के रखा है। यहाँ पे डीआई कंपनी में इसी जमाने में 10% हुआ करता था मार्च दिसंबर 23 में, और एक साल भी नहीं हुआ इसमें अपनी होल्डिंग को 10% से ज्यादा बढ़ा लिया। कहाँ से बढ़ाया, क्या यहाँ से यहाँ पे शिफ्ट कर लिया, खरीद लिया, या कुछ और हुआ? तो एक्चुअली में खरीदारी ही हुई। दिसंबर 23 में इनका आंकड़ा कितना था, 1,39,000 निवेशक थे कंपनी में। लेकिन आज के टाइम में सितंबर की डेटाबेस कहती है तो यहाँ पे तो 32,000 लोग हैं, क्योंकि जब मार्केट में बिकवाली चल रही होगी तो खरीदने वाले कौन था? जब मार्केट में आम निवेशक बेच रहे थे तो कौन खरीद रहा था? तो एफआई और डीआई ने भर भर के खरीदने की उम्मीद रखी, डीआई ने खास करके रखा। तो क्या ऐसा होगा तो शिफ्ट किया होगा? नहीं, फिर नंबर ही चेंज हो गया। डीआई में जहां तक देखा गया कि बड़ी बड़ी कोटक महिंद्रा से लेकर कैनरा और रोबोप्सो और रिस्को और एसबीआई जैसे लाइफ जैसे कंपनी शामिल है, और पब्लिक होल्डिंग में भी देखा जा रहा है जिसमें कुछ बड़े प्लेयर, एक नाम शामिल है, इसका नाम है ज्ञान प्रकाश अग्रवाल। इन्होंने 21% की होल्डिंग रखा। अब देखिए, आम पब्लिक के लिए कितनी होल्डिंग कहती है, 27% की होल्डिंग, लेकिन उसमें से 21% होल्डिंग तो एक ही महानुभाव ने रखा हुआ है, जो क्या क्या कोई बड़ी हस्ती है, तो कहती है इनका तो एक ही कंपनी में होल्डिंग है, तो ये शायद प्रमोटर ग्रुप से बिलोंग करते हैं, तो हो सकता है, या उनके रिलेटिव से बिलोंग, या फिर बड़े निवेशक के तौर पे बने हैं और एक ही कंपनी में फंड लगा रखे हैं। इसमें अल्टीमेटली क्या हुआ, 21% की होल्डिंग ये दर्ज करती है और बाकी होल्डिंग डीआई के पास दर्ज कर। हमने इनको भी समझने की कोशिश की। जहाँ तक एफआई की होल्डिंग, प्रमोटर की होल्डिंग, मनोज लोहरी वालाज मेन प्रमोटर 29-30% की होल्डिंग बना के रखी है। निवेशकों का लिस्ट कम हो गया और धीरे धीरे यहाँ पे सिकुड़ती जाती नजर आई है। लेटेस्ट अपडेट में देखा गया कंपनी इन्वेस्टर प्रेजेंटेशन भी साझा करती है, मीटिंग को लेकर दर्ज करती है, और इस तरह के अर्निंग्स कॉल ट्रांजेक्शन और रिसर्च डेटा अपडेट सामने निकल के आई है। जबकि पेयर्स के अकॉर्डिंग की बात में सन फार्मा जैसी कंपनी में इतनी भीड़ नहीं है निवेशकों को लेकर, उतनी उत्साह नहीं है जितनी उत्साह यहाँ पे देखने को मिला है। इसका नाम था इनोवा कैपिटल लिमिटेड। निवेशकों का इंटरेस्ट भर भर के पड़ा हुआ है। जहां तक पिछला कुछ रिकॉर्ड बात कहती है कि अच्छी खासी रिटर्न दिया है। डिमेट इम्पैक्ट कहती है कि इन्होंने रिपीटेड प्रॉफिट की बात किया है, कोई डिविडेंड नहीं दिया, कोई मैंडेटरी तो है नहीं डिविडेंड देना, कोई मैंडेटरी नहीं है। इस ओवरव्यू के तौर पे हमने इसको समझने की कोशिश की। समझते समझते हमने देखा कि मार्केट में जब से लिस्टिंग हुआ करीब 100% के आसपास उछलती हुई नजर आई है। और क्या बेटर परफॉर्म करें? बिल्कुल करेगी, क्योंकि यहाँ पे देखने वाली बात ये रही, समझने वाली बात रही, जो जहाँ पे आईपीओ के टाइम पे 1,39,000 लोग थे और वो आज के टाइम में केवल 32,000 पे संकुचित हो गए। जैसे जैसे भीड़ बढ़ेगी यहाँ मार्केट उससे कई गुना रफ्तार से चलेगी। जो 1,000 की प्राइस हो 2,000 4,000 हो सकती पॉसिबिलिटी है। विदाउट किसी रिकमेंडेशन और एडवाइजरी को हम जानने की कोशिश करते रहते हैं। गोल्डन रूल कहता है जब भी मौका मिले मार्केट में, यदि अपर ट्रेंड है तो उसमें कुछ बड़ी बात नहीं है। यदि एक सेम रेंज में देखने को मिला, यदि कई बार कोई कोई चार्ट लेवल इस तरह से आंकड़ा दर्ज करती है, उस लेवल में मौका मिले तो प्रॉफिट को बुक करना चाहिए, और लॉस को भी, लॉस कब बुक करना चाहिए, लॉस को देखना चाहिए तो जब ये मार्केट आपकी रिवर्सल, जब आपने जो आपने अंदाजा लिया आपके आपके अपोजिट चलने लगी, तो आपको रिवर्सल उस परसेंटेज वाइज पे लगना पड़ेगा, तभी आप कैपिटल को भी बचा सकते हैं, साथ में कुछ प्रॉफिट भी निकल सकते हैं विदाउट कुछ ट्रेडिंग और डिवाइस। थैंक्स फॉर द ज्वाइनिंग अस।